हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपके टॉपिक नंबर 4 की। देखिए, जितने भी टॉपिक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ, इन टॉपिक में से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ना सिर्फ आपके सीटेट में, बल्कि जो आपके टेट के एग्ज़ाम जैसे यूपी टीईटी, एमपी टेट की जो वैकेंसी निकलती है, सुपर टेट, रीट, वहाँ के लिए भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। और जितने भी टॉपिक हैं, यह वे टॉपिक करा रहा हूँ जो हर बार आपके पेपर में आते हैं। शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा जिससे क्वेश्चन कभी ना पूछा गया हो, वरना इन्हीं टॉपिक में से आपका पूरा पेपर बनता है। इसलिए अलग से कोई भी बुक परचेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा आपका सीटेट का सिलेबस, चाहे टेट का सिलेबस, इन महत्वपूर्ण टॉपिक यानी चैप्टर के माध्यम से मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आपको करा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा सकूं। इसके अलावा जो बाकी के 10 टॉपिक हैं, वे सब लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको वे सभी टॉपिक मिल जाएंगे। जो टॉपिक मैंने आज लिया है उसका नाम है सामाजिकरण प्रक्रिया, यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, आखिरकार होता क्या है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी कंफर्म आता है। सीटेट के एग्ज़ाम में बात करते हैं इसके बारे में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, देखना एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे, दूसरी बार समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। दोस्तों, सामाजिकरण प्रक्रियाएं के अंतर्गत हम सामाजिकरण प्रक्रियाएं सामाजिक दुनिया एवं बच्चे, शिक्षक, माता पिता और साथी, इनका आपस में रिलेशन देखेंगे, संबंध देखेंगे। इसके अलावा हम सामाजिकरण प्रक्रियाएं के अंतर्गत निम्न टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे समाज और बालक का संबंध भी देखेंगे। पहले तो सामाजिकरण देखेंगे, उसके बाद समाज और बालक का संबंध देखेंगे। उसके अलावा हम सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारक के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम नैतिक एवं भावनात्मक विकास को देखेंगे तथा बालक का सामाजिकरण करने वाले जितने भी तत्व हैं, उन सारे तथ्यों को हम कवर करेंगे। उसके अलावा हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वीवीआई टॉपिक जो है, वो था हमारा जो है सामाजिकरण की अवस्थाएं। इसको भी जो है तो हम इसी वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो सामाजिकरण प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक आ रहा था वो था सामाजिकरण। इसको देख लेते हैं आखिर सामाजिकरण होता क्या है, ठीक है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, ठीक है। मतलब जो है तो अगर समाज ना होता तो मानव कोई चीज़ सीख ही नहीं पाता, ठीक है। तो मानव जो है वो समाज द्वारा ही सीखता है। कोई भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता, अपने परिवार वालों से ही जो है तो चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। और यह पूरे जीवन जो है तो निरंतर चलती रहती है, ठीक है, पूरे जीवन तक। मतलब जब से जो है तो बालक माँ के पेट में आता है, जब से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक वो जो है तो सीखता ही रहता है। वही है सामाजिकरण, ठीक है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां आदि को सीखता है, ठीक है। अगर समाज ना होता तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार हैं, मान सम्मान हैं, रीति रिवाज हैं, इन सारी चीज़ों को वो ना सीख पाता, ठीक है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में, मतलब महज एक जीव था। जब वो जन्म लेता है बालक, महज एक जीव होता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन समाज के अस्तित्व में, समाज में आने के बाद उसकी पहचान बन जाती है और मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के माध्यम से होता है। सामाजिकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है, मतलब संस्कृति को ग्रहण करता है। अगर सामाजिकरण की प्रक्रिया ना होती तो उसमें संस्कृति का आत्मसात होता ही नहीं, ठीक है। और सामाजिकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष समाज या समूह के मूल्यों, आदतों और दृष्टिकोणों को प्राप्त करता है। अगर सामाजिकरण ना होता, सामाजिकरण की अगर प्रक्रिया ना होती तो कोई भी व्यक्ति किसी विशेष समाज या जाति समूह के दृष्टिकोणों को प्राप्त नहीं कर पाता, ठीक है।
उसके अलावा हम इसी में देखेंगे कि सामाजिकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है। अगर समाज में कोई भी व्यक्ति अगर समाज में नहीं रहेगा तो उसका सामाजिकरण नहीं होगा। समाज की जो भी व्यवहार हैं, जो भी प्रथाएं हैं, उन सभी के बारे में उसको ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, समाज के अलग रहकर नहीं, यह व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का ज्ञान कराता है, पालन करवाता है, विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूल करना सिखाता है। सामाजिकरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता व अनगिनत विशेष पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं और यही जीवित रहती हैं। ठीक है, और जीवित रहती हैं। ठीक है, तो मतलब जो ये सामाजिकरण है, तो कुल मिलाकर के सामाजिकरण ही जो है तो मानव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है और सामाजिकरण के कारण ही मानव का जो है तो विकास हुआ है। ठीक है, मानव का सामाजिकरण तभी हुआ है जब समाज के व्यक्ति उसका जो है तो अपने गुणों का हस्तांतरित किए हैं। ठीक है, आज छोटा सा जो बालक होता है और बालिका जो होती हैं, उन सभी में जो है तो अपने माँ बाप की कहीं ना कहीं जो है तो गुण होते हैं। ठीक है, और यही है सामाजिकरण। और समाज में रह करके वो जो भी कुछ सीखते हैं, ठीक है, वो सब जो है तो व्यवहार सीखते हैं, शिष्टाचार सीखते हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जो भी समाज में प्रथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, उन सभी चीज़ों को वो सीखते हैं, वही तो सामाजिकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे बालक का समाज और बालक का संबंध देख लेते हैं कि समाज और बालक के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही क्या है? सामाजिकरण है। ठीक है, बालक को सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है कौन? बालक को सामाजिक स्वरूप जो जिस प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है वही सामाजिकरण कहलाता है। और सामाजिकरण समाज की अंतः क्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, किस पर? अंतः क्रिया पर जो है आधारित होती है। सामाजिकरण समाज की अंतः क्रिया पर आधारित होती है, जो कि बालक को समाज की स्वीकृति एवं नैतिक मानवीय स्वरूप प्रदान करती है। सामाजिकरण के कारण ही बालक समूह का सदस्य बनता है। ठीक है, अगर सामाजिकरण ना होता तो वह समूह का सदस्य ना बन पाता, तथा उसी के आधार पर बालक अपना कार्य करता है और लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। और सामाजिकरण के कारण ही बालक दूसरों पर निर्भर रहना सीखता है। ठीक है, क्योंकि वो सारे गुण सीख लेता है समाज में रहते हुए। ठीक है, और अपने अधिकारों को अनुभव करता है। हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने की उस प्रक्रिया से है जिसमें मानव जन्म के बाद नॉर्मल जीव होता है, लेकिन समाज के द्वारा ही वह सामाजिक गुणों को ग्रहण करता है। अगर समाज ना होगा तो समाज के गुणों को वह ग्रहण नहीं कर सकता और समाज में अपना एक प्रतिष्ठित स्थान बना पाता है, सामाजिकरण के ही कारण। सामाजिकरण को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे आप जो है तो देख सकते हैं, जैसे कि सौवल व फीमान के अनुसार ये क्या कहते हैं, ये समाजशास्त्री हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर, परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुकूल अपने आप को ढलने तथा एकता व मेल जोल और पारस्परिक सहयोग की भावना भरने में सहायक होती है, वही है सामाजिकरण। ठीक है, सोरेंस कहते हैं, ठीक है, सोरेनसन कहते हैं कि सामाजिक बुद्धि एवं विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ, ठीक है, और दूसरों के साथ भली भांति चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। ठीक है, हॉरलॉक कहते हैं कि सामाजिक विकास से आशय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। ठीक है, मतलब हॉरलॉक क्या कहते हैं, सामाजिकरण क्या है? हॉरलॉक कहते हैं कि सामाजिक विकास से आशय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारक। ठीक है, तो सामाजिकरण प्रक्रिया के निम्नलिखित कारक हैं। ठीक है, पहला है इसमें पालन पोषण। ठीक है, बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस परिवेश में उसका पालन पोषण होगा उसी तरीके से उसका सामाजिकरण होगा। माता पिता के पालन पोषण के अनुसार बालक में भावनाएं और अनुभूतियां विकसित होती हैं। ठीक है, जिन बालक की देखरेख ठीक ढंग से नहीं होती उनमें समाज विरोधी आचरण विकसित हो जाता है। ठीक है, वह समाज के विरुद्ध जाने लगता है। अगर उनकी ठीक तरह से देख रेख नहीं होगी तो वह रास्ते से भटक जाएंगे और समाज के दुश्मन बन जाएंगे और व्यवस्थापन नहीं कर पाता है। अतः बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। दूसरा है सहानुभूति।
बालक के विकास में सहानुभूति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभ में बालक आवश्यकताओं की पूर्ति व अन्य व्यक्तियों के द्वारा होती है। प्रारंभ में जो है तो आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य व्यक्तियों के द्वारा ही होती है। उसके साथ सहानुभूति महत्वपूर्ण बात है, जिसके कारण बालक में अपनत्व की भावना का विकास होता है और वह प्रेम करना सीख जाता है। इसीलिए सहानुभूति रखना देना चाहिए उसको। ठीक है। अगला है सहकारिता। बालक के विकास में सहकारिता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है। बालक के सामाजिकरण में सहकारिता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। बालक या व्यक्ति के समाज की सामाजिक बनाता है। ठीक है। बालक के सामाजिकरण में सहकारिता एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ठीक है। सहकारिता का बालक या व्यक्ति को समाज ही सामाजिक बनाता है। ठीक है। कोई भी बालक है, कोई भी व्यक्ति है, उसको समाज ही सामाजिक बनाएगा। अगर समाज नहीं होगा तो वो सामाजिक व्यक्ति नहीं बनेगा। और समाज की सहकारिता महत्वपूर्ण है। अन्य लोगों से सहयोग प्राप्त करने पर उनमें भी सामाजिक एवं सहयोगी प्रवृत्तियाँ संगठित हो जाती हैं। अगला है निर्देश। समाजीकरण की प्रक्रिया में निर्देश महत्वपूर्ण कारक है। बालक जिस काम को करता है उसके संबंध में दूसरों से निर्देश प्राप्त करता है और वह इस कार्य को करता है जिसका निर्देश दिया जाता है। इससे वह सामाजिक व्यवहार की दिशा को निर्धारित करता है। अगला है आत्मीकरण। तो बालक के सामाजिकरण में आत्मीकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि माता पिता, परिवार और पड़ोस ये सब जो है तो कहीं ना कहीं सामाजिकरण की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वह अनुभूति अपने वालों के अनुसार रहन सहन, भाषावाद, आदर्श के अनुसार व्यवहार करने लगता है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक था नैतिक एवं भावनात्मक विकास। ठीक है। इसको देख लेते हैं। नैतिक विकास देख लेते हैं। नैतिक विकास वह है। ठीक है। नैतिक विकास वह है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बढ़ता है और विकसित होता है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति बढ़ता है और विकसित होता है, वही नैतिक विकास है। नैतिक विकास की परिभाषा उन तरीकों को संदर्भित करती है जिनसे लोग परिपक्व होने पर सही और गलत के बीच चयन करते हैं। नैतिकता सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ साथ स्थापित कानूनों से भी प्रभावित होती है। ठीक है। नैतिक का अर्थ नैतिक यानी कि उसको अंग्रेजी में मोरल बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के मोरिस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज। नैतिक का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज या लोक रीति। ठीक है। लोक यानी जनता। ठीक है। रीति यानी प्रथा। ठीक है। तो जिसकी व्याख्या समाज या संस्कृति के संदर्भ में ही की जा सकती है। ठीक है। प्रत्येक समाज में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ विशेष नियम व कानून बनाए जाते हैं तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को इन नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। उनका यह कर्तव्य होता है। ठीक है। यही जो है तो नैतिक है। ठीक है। जो व्यक्ति समाज के द्वारा बनाए गए नियमों व मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, उनका जो है तो व्यवहार करता है, उनका व्यवहार नैतिक माना जाता है। और जो व्यक्ति सामाजिक नियमों और मान्यताओं का पालन नहीं करता, उनका व्यवहार अनैतिक माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि नैतिक पूर्ण रूप से एक सामाजिक तथ्य है। क्या है? एक सामाजिक तथ्य है। आगे देखते हैं नैतिक विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है। नैतिक विकास का अर्थ साधारण शब्दों में नैतिक व्यवहार से तात्पर्य सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने से है। हरलॉक कहते हैं कि समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं भावनात्मक विकास। अभी हमने नैतिक विकास देखा, अब देख लेते हैं भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास का संबंध भावनाओं के उभरने तथा उन्हें व्यक्त करने, समाज के स्वीकृत तौर तरीके को सीखने से है। व्यक्तिगत विकास का संबंध स्वयं से है। इसमें उसके अपने विचार का विकास शामिल है कि वह कौन है, उसके पास कौन से व्यक्तिगत गुण तथा कौशल हैं तथा अपने भविष्य के लिए उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। ठीक है। बच्चे में भावनात्मक और व्यवहारिक विकास, भावना और व्यवहार बच्चे के विकासात्मक चरण और स्वभाव पर आधारित होते हैं। प्रत्येक बच्चे का एक व्यक्तिगत स्वभाव या मनोदशा होती है। कुछ बच्चे हंसमुख और कुछ अनुकूल हो सकते हैं और
आसानी से सोने, जागने, खाने और अन्य दैनिक गतिविधियों की नियमित दिनचर्या विकसित कर सकते हैं। ठीक है। अगला है बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। तो बालक जन्म के समय कोरा पशु होता है। जैसे जैसे वह समाज के अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आता है तो विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने लगता है। वैसे वैसे वह पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रित करते हुए आदर्शों तथा मूल्यों को ग्रहण करता है और इस प्रकार बालक के सामाजिकरण का यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम उन महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डाल रहे हैं जो बालक के सामाजिकरण में सहयोग प्रदान करते हैं। बच्चों के खान पान, रहन सहन का स्तर, पास पड़ोस, खेलकूद का स्तर, परिवार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है। इन सब का प्रभाव उनके जो है तो सामाजिकरण पर पड़ता है। धनी परिवार के बच्चों को माता पिता के साथ रहने, बातचीत करने का अवसर अधिक मिलता है, इसलिए उनका सामाजिकरण सफल हो पाता है। लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनका अपने माता पिता के साथ रहने का अवसर उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए उनका सामाजिकरण उतना नहीं हो पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 देख लेते हैं परिवार। बालक के सामाजिकरण के विभिन्न तत्वों में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी परिवार में ही होता है। जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है वैसे वैसे वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक गुणों को वो अपना लेता है। यही नहीं, वह परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं तथा मान्यताओं एवं विश्वासों को धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है। वहीं पे दूसरा देखें अगर दूसरा तत्व था पड़ोस। पड़ोस भी एक प्रकार का दूसरा परिवार होता है। जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंतःक्रिया प्रक्रिया द्वारा अपनी संस्कृति एवं सामाजिक गुणों का ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार वह पड़ोस में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों एवं बालकों के संपर्क में रहते हुए विभिन्न सामाजिक बातों का ज्ञान प्राप्त करता रहता है। और इस प्रकार यदि पड़ोस अच्छा है तो बालक के व्यक्तित्व के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि पड़ोस खराब है तो बालक के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। यही कारण है कि अच्छे परिवार के लोग अच्छे ही पड़ोस में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। वहीं पे तीसरा तत्व देखेंगे हम स्कूल। परिवार तथा पड़ोस के उपरांत स्कूल भी एक ऐसा स्थान है जहां बालक का सामाजिक विकास होता है और स्कूल में विभिन्न परिवारों के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं और बालक इन विभिन्न परिवारों के बालक तथा शिक्षकों के बीच रहते हुए सामाजिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे उसका सामाजिकरण तीव्र गति से होने लगता है। स्कूल में रहते हुए बालक को जहां एक और विभिन्न विषयों की जो है तो प्रत्यक्ष शिक्षा द्वारा सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं, विश्वासों, आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर स्कूल में की विभिन्न सामाजिक क्रियाओं सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास भी होता रहता है। इस दृष्टिकोण से परिवार तथा पड़ोस की भांति स्कूल भी बालक के सामाजिकरण की एक मुख्य कड़ी है। वह भी जो है तो सामाजिकरण करवाती है बालक का। ठीक है। चौथा हमारा तत्व था खेल कूद। प्रत्येक बालक जो है वो खेल कूद में उत्साह दिखाता है। खेलते समय जाति पाति, ऊंच नीच, अन्य रंग भेद भाव से ऊपर उठकर दूसरे बालकों के साथ अंतः प्रक्रिया द्वारा आनंद लेना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अंतः प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। खेल के सहारे बालक में प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक गुण अनजाने ही सहज में घर कर जाते हैं और संक्षेप में खेल कूद के द्वारा बालक के सामाजिकरण में अत्यधिक सहायता मिलती है। उसके बाद अगला तत्व था जो है तो जाति। जाति का मुख्य उद्देश्य बालक का सामाजिकरण करना है। ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक जाति की संस्कृति, उपलब्धियां, परंपराएं, रीति रिवाज तथा प्रथाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अतः प्रत्येक जाति सदैव इस बात पर जोर देती है कि उस जाति के बालक उक्त सभी बातों को अपनी ही जाति के अनुसार ग्रहण करें और यही कारण है कि प्रत्येक जाति के बालक का सामाजिकरण भिन्न भिन्न होता है। अगला है धर्म।
धर्म का बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम पाते हैं कि प्रत्येक धर्म के कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श, मूल्य होते हैं। जैसे जैसे बालक अपने धर्म अथवा अन्य धर्म के व्यक्तियों एवं समूहों के संपर्क में आता जाता है, वैसे वैसे वह उक्त सभी बातों को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता जाता है। ठीक है, अब हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण व इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, समाजीकरण की अवस्थाएं। ठीक है, तो समाजीकरण अचानक नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुविधा के लिए इसे निम्नलिखित अवस्थाओं में बांट दिया गया है। जैसे शैशव काल में समाजीकरण। ठीक है, शैशव काल में देख लेते हैं। शैशव काल यानी कि जो है तो जन्म के समय। जन्म के बाद कुछ समय तक बच्चों में सामाजिक व्यवहार के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। शैशव काल की अवधि जन्म काल के द्वितीय सप्ताह से दूसरे वर्ष तक मानी जाती है। मतलब जब उसका जन्म हुआ वो 15 दिन का हुआ, उसके बाद से 2 वर्ष तक के बीच का जो समय उसका रहेगा बालक का, वो जो है तो शैशव काल कहलाएगा। इस समय बच्चे दूसरों का सहारा लेना कम कर देते हैं और उनमें सामाजिक व्यवहार दिखने लगता है। जैसे जैसे वह तीसरे माह में जाते हैं तो अन्य लोगों के प्रति मुस्कुराहट का व्यवहार दिखाई देने लगते हैं। यदि उनके पास कोई है तो वह चुप रहते हैं, परंतु लोगों के हट जाने पर वह चिल्लाने या रोने लगते। बच्चे इस समय तक अपनी माता तथा कुछ अन्य लोगों को कुछ न कुछ पहचानने लगते हैं, उनके प्रति मुस्कान भरा व्यवहार दिखाने लगते हैं। चौथे माह में उनमें भी वृद्धि होती है। बच्चे रोने, हाथ पैर पटकने व अन्य प्रकार की जो है तो ध्वनियों द्वारा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस प्रकार 7 से 8 माह की आयु में बच्चों में सामाजिक व्यवहार की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। 12वें वर्ष में अपरिचितों से जो है तो डर तो रहता है, परंतु 18वें वर्ष में वयस्क लोगों के प्रति वह रुचि दिखाने लगते हैं। जन्म के समय बालक में दिखने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार निम्नलिखित है। पहला है अनुकरण। अनुकरण के आधार पर बच्चे भाषा तथा अन्य प्रकार के व्यवहार सीखते हैं। दूसरा है आश्रितता। इस अवधि का यह मुख्य लक्षण है, आश्रितता। बच्चे इस समय आश्रित होते हैं अपने माता पिता पर किसी भी चीज़ को लेके। तीसरा है शर्माहट। बच्चे में शर्माहट प्रथम वर्ष के अंत में दिखाई देने लगती है। ठीक है, और चौथा है हमारा जो है तो ईर्ष्या भाव। प्रथम वर्ष के अंत तक बच्चों में खिलौने आदि को लेकर ईर्ष्या भाव दिखाई देने लगता है। जब बच्चा 1 साल का होने वाला होता है उस समय अगर उसका खिलौना वगैरह ले लिया जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला था कि 18 वर्ष की आयु में 18 माह की आयु के होते होते उनमें सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। जब वो 18 माह के हो जाते हैं, लगभग 2.5 साल के आसपास जब वो हो जाते हैं तो उनमें जो है तो सहयोग की भावना पनपने लगती है। अगला था हमारा प्रतिरोधी। प्रथम वर्ष के अंत तक बच्चे में प्रतिरोधी व्यवहार दिखाई देने लगता है। वह नाराजगी व असुविधा की दशा में शरीर को कड़ा कर लेते हैं और रोने लगते हैं। दूसरा हमारी जो है तो समाजीकरण की जो दूसरी प्रक्रिया है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण। यह अवस्था जो है तो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच की मानी जाती है। बाल्यावस्था का समय क्या माना गया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है और एक जो है तो इसमें जो है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय है वो 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। इस अवधि में बालक स्कूल में प्रवेश करता है। इस समय बच्चे का सामाजिक दायरा काफ़ी बढ़ चुका होता है। उसे सीखने के लिए परिवार के सदस्यों के अलावा स्कूल के बच्चों और शिक्षक तथा अन्य लोग भी मिलने लगते हैं। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि इस अवधि में बच्चों में सामाजिकता काफ़ी बढ़ जाती है और इस समय बच्चे वयस्कों पर आश्रित होना कम कर देते हैं। पहले वो वयस्कों पर आश्रित रहते थे, अब वो कम कर देते हैं, जबकि अपनी आयु के बच्चों के साथ वो रहने खेलने की भावना को जगा लेते हैं। इस अवस्था के कुछ सामाजिक व्यवहार निम्नलिखित थे। जैसे पहला है आक्रामकता। इस उम्र के बच्चों में आक्रामकता का गुण दिखाई देने लगता है। 4 या 5 वर्ष की आयु में आक्रामकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, परंतु बाद के आने वाले समय में कम हो जाती है। आक्रामकता अनेक कारणों से पैदा होती है, जैसे माता पिता द्वारा तिरस्कार, गलत बच्चों की संगति में पड़ने और परस्पर ईर्ष्या भाव होने पर ही आक्रामकता आती है उनमें। ठीक है, दूसरा है झगड़ा करना और चिढ़ाना।
इस उम्र के बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है और बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, परंतु धीरे धीरे यह व्यवहार में भी कमी आ जाती है और वह एक दूसरे को चिढ़ाने और तंग करने में काफ़ी रुचि लेने लगते हैं। तीसरा है नकारात्मक व्यवहार। इस अवधि में बालक अपने माता पिता व अन्य लोगों के निर्देशों के विपरीत कार्य करते हैं। मतलब जो माता पिता उनको अपना आदेश देते हैं, जो कार्य वो करवाना चाहते हैं, वो कार्य नहीं बल्कि दूसरा कार्य करते हैं बच्चे। जैसे उनकी बात ना मानना, उनका कहना ना मानना, आनाकानी करना आदि ये जो है तो नकारात्मक व्यवहार। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की कुछ जो है तो सामाजिक लक्षण हैं। ठीक है। इनमें से चौथा है ईर्ष्या। बच्चों में तीसरे वर्ष की आयु में ईर्ष्या भाव ज़्यादा दिखाई देता है। मतलब जब 3 वर्ष के हो जाते हैं वो ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। वह स्वयं को दूसरों से अधिक अच्छा और श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं तथा खेल सामग्रियों, वस्त्रों व अन्य बातों को लेकर गुस्सा दिखाने लगते हैं। अगला है सहानुभूति एवं सहयोग। इस अवधि में बच्चों में सहानुभूति एवं सहयोग की भावना दिखाई देने लगती है। वह एक दूसरे के कष्ट से दुखी अनुभव करते हैं और कार्यों को मिलकर करने का प्रयास करते हैं और उनमें मित्रता की भावना जन्म लेती है। अगला है उत्तर बाल्यावस्था में समाजीकरण। यह अवधि 7 से 12 वर्ष की मानी जाती है। 7 से 12 वर्ष की जो समय होता है वो कौन सी अवस्था होती है? उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि अंतिम। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था बताए हम, अब हमारा जो है तो अंतिम बाल्यावस्था का समय जो 7 से 12 है। मतलब कह सकते हैं कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का जो होता है वो बाल्यावस्था का समय होता है। इस अवधि में उन व्यवहारों का और भी विस्तार हो जाता है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में दिखाई पड़ते हैं और साथ ही बालक का सामाजिक विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनेक व्यवहार उनमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। 7 से 12 वर्ष के जब वो होते हैं उनमें अनेक व्यवहार दिखाई देने लगते हैं। बच्चों में इस अवधि में संबंध तथा सामाजिक अनुरूपता का प्रदर्शन होने लगता है। उन्हें पढ़ाई के अलावा अन्य क्रियाकलापों में भी रुचि लेने लगते हैं। इसलिए इसे टोली उम्र कहते हैं। टोली वाली उम्र भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को? उत्तर बाल्यावस्था को टोली वाली उम्र भी कहा जाता है। इस अवस्था में कुछ जो है तो प्रमुख सामाजिक व्यवहार निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है प्रतिस्पर्धा। इस अवधि में बालक में प्रतियोगिता की भावना बढ़ जाती है। बालक अन्य बालकों तथा समूहों के प्रति प्रतिद्वंद्विता की भावना से कार्य करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए बालकों में स्वस्थ प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनमें सभी गुणों का विकास हो सके और यह अन्य लोगों से प्रशंसा प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धा कई रूपों में देखी जा सकती है, जैसे अपने ही मित्रों के साथ प्रतिस्पर्धा, विभिन्न समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा, किसी बालक और किसी बालिका में प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा एक जो है तो अच्छा सामाजिक व्यवहार है। इससे सक्रियता और स्वतंत्रता की भावना में वृद्धि होती है। दूसरा था सहानुभूति। इस अवधि में बालक सहानुभूति की भावना पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है। वह अपने सगे संबंधियों के कासन से दुखी अनुभव करता है और उन्हें जो है तो सहायता पहुंचाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से सहानुभूति का दायरा धीरे धीरे बच्चों में बढ़ने लगता है और वह अन्य लोगों के दुखों से भी कष्टित अनुभव करता है और उनकी सहायता हेतु प्रयत्न करता है। अच्छे खिलाड़ी की भावना तीसरा है। इस अवधि में बालक जैसे जैसे सामाजिक और सहिष्णुता एवं सहयोग की भावना बढ़ती है, वह जीत हार के सहज भाव से खेलना पसंद करते हैं। अपने टीम के लिए ईमानदार व निष्ठा से खेलना सीखते हैं और जीतने पर प्रसन्नता स्वाभाविक है, परंतु हारने पर वो दूसरी टीम को बधाई भी देते हैं और उनका भी बराबर सम्मान करते हैं। अगला है भेदभाव की भावना। इस अवस्था में बालक में पक्षपात एवं भेदभाव का भी व्यवहार दिखाई देता है। जब कोई अवसर आता है तो वह अपने समूह का पक्ष लेते हैं और दूसरे समूह के प्रति दूसरी और भेदभाव प्रदर्शन करते रहे। वैसे सामाजिक संबंध में वृद्धि होने के साथ साथ भेदभाव की भावना भी कम होती है। अन्य बालकों की जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। अगली हमारी जो समाजीकरण की प्रक्रिया थी वो है यौनारंभ या वाय संधि में समाजीकरण। ठीक है।
तो यौवनारंभ की अवधि में सामाजिक व्यवहारों का स्वरूप पूर्ववर्ती अवस्थाओं से काफ़ी अलग होता है। इस समय एक विशेषता यह है कि बालक तथा बालिकाओं के व्यवहार में समाज विरोधी पहलू दिखने लगते हैं, इसलिए इस अवस्था को नकारात्मक अवस्था भी कहा जाता है। बालिकाओं में लगभग 12 से 13 वर्ष तथा बालकों में 13 से 14 वर्ष की आयु में नकारात्मक व्यवहार का काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, बालक बालिकाओं में समाज विरोधी व्यवहार बढ़ता जाता है, जैसे अपने से छोटे बच्चों को तंग करना, अकेले रहने की इच्छा में वृद्धि, शर्म वृद्धि। इससे उनकी अपने बारे में अवधारणा भी बदलने लगती है, उनकी रुचियां आत्म केंद्रित होती हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि नकारात्मक व्यवहारों में वृद्धि प्रायः शारीरिक ग्रंथि परिवर्तनों के कारण होती है। ठीक है, अगला जो है तो अगला हमारी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो है किशोरावस्था में समाजीकरण। यह अवस्था 13 से 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी जाती है। मतलब जो है तो 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के जो बालक हैं वो किशोरावस्था में माने जाते हैं। इस अवधि में सामाजिक विकास पुनः तीव्र गति से होता है। पहले तो धीमा हो जाता है, पहले शुरू में होता है धीमा होता है, फिर तेज होता है और उसकी दिशा बहुयामी होती है। सामाजिक विकास में प्रतिमान प्रौढ़ों जैसे हो जाते हैं। ठीक है, प्रौढ़ यानी सयाने लोग, और किशोर तथा किशोरियों यानी नवयुवक व नवयुवतियों को सामाजिक समायोजन की अनेकों नवीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे व्यापक परिवर्तन की अवधि कहा जाता है। उन्हें नवीन पहचान बनानी पड़ती है और इस पहचान के कारण वह अनेक व्यवहार अपने समूह में रहकर सीखते हैं, जिन्हें परिवार या पड़ोस के लोग नहीं सिखा सकते। ठीक है, मतलब जो है तो ये अपना गुट बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे परिवार के लोग धूम्रपान करना नहीं सिखाएंगे, वाहन चलाना, शराब पीना नहीं सिखाएंगे, लेकिन उनका अपना अलग समूह बनाते हैं और ये सब वो चीज़ करते हैं। समाजीकरण की अवस्था में प्रमुख व्यवहार जो हैं तो इसके निम्नलिखित है। किशोरावस्था में समाजीकरण के प्रमुख व्यवहार जो हैं वो निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। इस अवस्था में सामाजिक कार्यों में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है और उसके सामाजिक समझ में वृद्धि होती है। किशोरों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। दूसरा है नवीन सामाजिक समूह। इस अवधि में नवयुवक नवयुवतियाँ अपनी इच्छा और पसंद के लोगों को लेकर समूह का निर्माण करती हैं और इसी कारण किशोरावस्था के पहले की जो अवस्था थी उस अवस्था में जो मित्र के समूह थे उनका जो स्थान है वो आज नवीन समूहों ने ले लिया है और बालिकाओं की अपेक्षा बालकों के ऐसे समूह आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इसी प्रकार के कुछ लोग मिलकर छोटे समूहों का निर्माण करते हैं और शरारती लड़के अपना एक गैंग बना लेते हैं और गैंग वाले प्रायः सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरीके के लोग हर गली चौराहे कॉलेज के द्वार पर आसपास देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।